बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि धुआं मुक्त होगा बिहार का आंगनबाड़ी केंद्र, अगले माह तक लकड़ी की जगह गैस से बनेगा खाना। पटना में अटल पथ के फुटपाथ पर गरीब बच्चों की लगती है कक्षा, पढ़ाते हैं रिटायर अफसर। बिहार में बदल गई है एएनएम नियुक्ति की प्रक्रिया, अब इंटरव्यू के साथ देनी होगी ये परीक्षा, जाने डिटेल्स। 6 महीने से चुप था, फौजी का बेटा हूं, चारा चोर का नहीं। पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने लालू परिवार को खूब ललकारा। पति की गैर मौजूदगी में बॉयफ्रेंड को घंटों कॉल करती थी बीवी, मौका पाते ही हुई फरार, बच्चों को भी ले गई। 4 माह की बेटी को झाड़ी में फेंक करके महिला देवर संग हुई फरार, अवैध प्रेम प्रसंग में जालिम बनी कलयुगी मां। तेजस्वी के स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल, डीएमसीएच में टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज, ऐसे मिलेगा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस। ललन सिंह ने सीबीआई को इतना पुख्ता सबूत दिया है कि तेजस्वी यादव बचेंगे नहीं, समन पर बोले सुशील कुमार मोदी। मनीष कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, जेल में नशीली पदार्थ को लेकर के नीतीश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, तेजस्वी का लिया नाम। बिहार में हर माह औसत 29,000 अपराधी हो रहे हैं गिरफ्तार, इस साल 47 विदेशी नागरिक भी धराए। बिहार के कटिहार में टला बड़ा रेल हादसा, जम्मू से गुवाहाटी जा रही लोहिया एक्सप्रेस ट्रेन की एक्सेल टूटने से मची अफरा तफरी। लैंड पर जॉब मामले में बोले तेजस्वी यादव, कहा यह सब होते रहता है, कोई नई बात नहीं। अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी की हॉट सीट पर दिखेंगे पटना के खान सर, बताएंगे क्यों छोड़ दिया 107 करोड़ का ऑफर। बिहार में फिर से एक्टिव हुआ मॉनसून, अगले 48 घंटे तक जमकर होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार सरकार का बड़ा आदेश, 30 दिन तक पंचायत से गायब रहने पर बदल जाएंगे मुखिया, इनको मिलेगा फायदा। बिहार में कोचिंग क्लास पर अधिक निर्भर है सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकार कर रही है अब ये पहल। एटीएम से नहीं निकला कैश और अकाउंट से कट गए पैसे, घबराए नहीं, करना होगा बस ये काम। बिहार में फिर धंसा पुल, तेज बहाव में 11 खंबे ने छोड़ी जगह, आवागमन हुई ठप। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर कोई भी दिक्कत नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है। कोई सोचता भी था कि इतना बड़ा संगठन होगा, जो लोग एक साथ नहीं बैठते थे अब वे सब एक साथ बैठने लगे हैं। 3 बार बैठक हो चुकी है, कमेटी की भी बैठक हुई है, जब सभी कुछ सही चल रहा है। हम लोगों के यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जब बिहार में इंडिया गठबंधन में कोई भी झंझट है ही नहीं। वहीं पर चिराग पासवान और पशुपति पारस का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग होगी तो फिर इन लोगों का क्या होगा जो उधर गए हैं, जो उनका कैसे क्या होगा, जो एक ही परिवार और फिर एक ही पार्टी के अलग अलग करके दिए हैं। वही लोग क्लेम करेंगे दिक्कत तो वहां आ रही है, यहाँ कहाँ दिक्कत है। महिला आरक्षण बिल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कानून कब लागू होगा, क्या किसी के पास इसका जवाब है? अगर ये लागू नहीं हुआ तो फिर कानून का क्या मतलब। उन्होंने इसमें आरक्षण को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इसमें ओबीसी, पिछड़ा और फिर अल्पसंख्यक क्यों नहीं दिया गया है। वहीं आगे बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में भी बीजेपी के सांसद गाली गलौज करने से बाज नहीं आए और फिर इन पर तो कार्रवाई होनी नहीं है, ये तो तानाशाही है। क्योंकि अगर आप बीजेपी में हैं तो फिर आप अच्छे हैं। बीजेपी के लोग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव नजदीक आने के साथ ही ईवीएम और बैलेट पेपर के इस्तेमाल को लेकर के एक बार फिर से बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ही ईवीएम के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ईवीएम को लेकर के कुछ वास्तविक सवाल है और फिर चुनाव आयोग उन सवालों को नकारने में अब तक सफल नहीं हो सका है। जहां हमने कहा है कि हमें मशीन छूने की इजाजत दीजिए, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली। किसी भी लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कई बड़े देश में ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के बाद दोबारा मतपत्र की ओर लौट आए हैं। हमारा चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 का गलत अर्थ क्यों निकाल रहा है? ये उपकरण के पक्ष में नहीं है, यह स्वतंत्रता और फिर निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने से जुड़ी शक्तियां प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद आयोग को निर्वाचन नामावली में रख रखाव और फिर स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने जैसे कार्यों की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों बिहार के मुखिया के लिए अब परेशानी खड़ा करने वाली एक फरमान जारी किया गया है। अब अगर कोई मुखिया अपने पंचायत में 30 दिनों तक नहीं दिखेंगे तो उस मुखिया को अपने पद से हटा दिया जाएगा। जी हाँ, यह आदेश बिहार सरकार की तरफ से लागू किया गया है। बिहार सरकार ने एक कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव पंचायती व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके तहत उन मुखिया की परेशानी बढ़ने वाली है जो अपने पंचायत से लगातार महीनों महीनों तक गायब रहते हैं। सीधा शब्दों में कहें तो अब मुखिया को अपना काम छोड़ करके अधिक दिनों तक घूमने की छूट नहीं मिलेगी और न ही अब वो चुनाव के समय ही दर्शन देंगे। अब उनको हर दिन अपने पंचायत में रहना होगा और फिर आम लोगों की समस्या सुन करके निपटारा करना होगा। दरअसल पंचायती राज विभाग ने यह आदेश पारित किया है कि ग्राम पंचायतों में अब मुखिया अगर 30 दिन तक गैर हाजिर रहे तो फिर उनकी जगह दूसरे को मुखिया बना दिया जाएगा। अगर किसी भी कारण से मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो फिर उनके बदले उप मुखिया खुद कार्यभार संभाल लेंगे। इससे पहले ये अवधि 60 दिनों तक थी। अब इसको लेकर के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायतों की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी मुखिया के पास होती है, इसलिए ये पद महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब तय किया गया है कि 31वें दिन उप मुखिया का स्वतः प्रभार ग्रहण करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी उप मुखिया के वित्तीय लेन देन के लिए डोंगल बनाएंगे। अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और फिर जमानत लेकर के 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो फिर उसे फरार नहीं माना जाएगा। उप मुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दे। मुखिया के काम शुरू होते ही उप मुखिया के अधिकार खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में असामाजिक तत्वों के द्वारा शिव मंदिर में बने शिवलिंग को चापाकल के हैंडल से तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं शिवलिंग के टूटने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने NH-31 को जम करके हंगामा किया। जहां वहीं शिवलिंग टूटने से गुस्साए लोगों ने दर्जनों भर दुकान में जम करके तोड़फोड़ की और फिर घंटों तक हंगामा मचाया। जहां तकरीबन 5 घंटे तक NH-31 को जाम कराने के साथ साथ उग्र लोगों ने खातोपुर चौक में स्थित बने दर्जन भर दुकान को तोड़फोड़ की गई। वहीं इस घटना के बाद उसी जगह काफी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जब लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दिया जा रहा है। स्थिति बेकाबू होते देख करके बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार और फिर डीसीपी अमित कुमार और हेडक्वार्टर डीएसपी निशित प्रिया सहित मौके पर कई थाने के पुलिस पहुंच करके गुस्साए भीड़ को खदेड़ करके लाठीचार्ज किया। जब वहीं लाठीचार्ज के दौरान गुस्साए भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव जम करके किया। उसी भीड़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारे बोलते ही गुस्साए भीड़ ने उग्र हो गया और फिर जम करके बवाल काटा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना समेत बिहार के 12 जिलों में शनिवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई। जब पटना में शनिवार को भी बेरिंग रोड, कंकरबाग, पाटलिपुत्र, एजी कॉलोनी, ब्यौर, त्रिलोपिया, राजेंद्र नगर, नाला रोड इलाके में जमकर बारिश हुई। वहीं पर सीमांचल मिथिलांचल में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, इससे कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति बन गई है। बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही है। जब पाटलिपुत्र इलाके में तो घरों के सामने पानी भर गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन
4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिला शामिल है, जबकि 7 जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला शामिल है। आज बिहार के सभी 38 जिलों में आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से पुल धंस गया है। यहां तेज बहाव के कारण 11 पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी। इसके बाद इलाके का आगमन ठप हो गया। यह मामला बिहार के जमुई से निकल करके सामने आ रहा है। यहां बरनार नदी पर बना सोने चूरनहेर काजवे पुल अचानक धंस गया। जब पानी की तेज बहाव के कारण पुल का 3 से 10 नंबर पिलर क्षतिग्रस्त होकर के धंस गया। घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। वहीं पुल धंसने की खबर को सुनकर के इलाके के लोग यहां पहुंचे। इसके बाद प्रशासन को जानकारी दी। जब प्रशासन फौरन पहुंची और फिर आवागमन पर रोक लगा दिया। जब फिलहाल पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जब आवागमन ठप होने के कारण कई गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। जब प्रशासन के अनुसार लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर उफान पर है। जब पानी की तेज बहाव के कारण पुल धंस गया है। यह पुल सोनो प्रखंड मुख्यालय को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ती है, जहां इससे आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वही पुल धंसने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और फिर एहतियात बरतते हुए सोनो चूरनहेर कागजवे मार्ग पर परिचालन को पूरी तरीके से रोक दिया गया। जब पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि पुल की मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाया जा रहा है। मामले में आगे ही कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए विशेष अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही के कारण बड़े बड़े शराब माफियाओं को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल रही है। यह ताजा मामला बिहार के रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां की तत्कालीन एसआई नेहा कुमारी द्वारा कोर्ट में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने का लाभ शराब माफियाओं को मिल गया और फिर उसे कोर्ट ने जमानत दे दी। इस लापरवाही को लेकर के रोहतास के एसपी ने नौखा के बघेल ओपी की थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल साल 2020 में काराकाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक पर लदे 10,000 लीटर शराब को पुलिस ने पकड़ लिया था। इस मामले में पटना के रहने वाले सुनील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उदासीन रवैया के कारण 60 दिन के अंदर जब कोर्ट ने पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आरोप पत्र दाखिल नहीं कराया है, तो फिर धारा 167 का लाभ देते हुए आरोपी शराब कारोबारी सुनील कुमार को सासाराम कोर्ट से जमानत दे दी गई। तो दोस्तों अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए और एटीएम से पैसे कट जाते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो आप बहुत घबरा जाते हैं। इस स्थिति में आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि एटीएम से आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकला। इस स्थिति में लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको इसके बारे में भी डिटेल्स के साथ बताएंगे कि अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, आपका पैसा कट जाता है अकाउंट से और एटीएम से कैश नहीं निकलता है, तो फिर आप उस स्थिति में क्या करेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आज कई लोग कैशलेस पेमेंट करना काफी पसंद करते हैं, परंतु कई बार हमें कैश की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एटीएम का होना बहुत जरूरी होता है। यह कैश निकालने के लिए काफी आसान है, इससे आप कहीं भी बड़ी आसानी से कैश निकाल सकते हैं। कई बार एटीएम से कैश निकालने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एटीएम कार्ड के जरिए फ्रॉड भी होते हैं। ऐसे में आपको एटीएम का इस्तेमाल करते समय काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एटीएम से कैश नहीं निकला और अकाउंट से डिटेक्ट हो गया हो, यानी कि अकाउंट से पैसा कट गया हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब खराब तकनीक की वजह से एटीएम से कैश नहीं निकलते हैं तो फिर आपके पास मैसेज आ जाता है। इस मैसेज में आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी परेशानी होती है, चिंता होती है। कई बार डिटेक्ट किए गए राशि आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, लेकिन कई बार वापस नहीं आते हैं। वहीं फ्रॉड के कारण भी आपके अकाउंट में पैसे निकाल सकते हैं, जहाँ कई लोग एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करते हैं और फिर बाद में वो अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा होता है तो फिर आपको सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए। आप अपनी समस्या को नोट भी कर सकते हैं। जब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक शिकायत दर्ज कराता है और फिर हमें शिकायत ट्रैकिंग रिकॉर्ड देता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार इस तरह की परेशानी में बैंक को 7 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है और फिर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं। अगर बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे जमा
नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपको मुआवजा देती है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंक को 5 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है। अगर बैंक 5 दिन के भीतर समाधान नहीं करता है तो फिर बैंक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है। जहां इसके अलावा ग्राहक www.cms.rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस चीज से सीख ये मिलती है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और एटीएम से कैश नहीं निकलते हैं तो इस स्थिति में बैंक आपको खुद ब खुद रिफंड कर देता है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा इसको बैंक में जाकर बोलना पड़ता है। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 दिन के बाद जितने दिन भी लेट होंगे, पैसे आपके अकाउंट में आने में जितने लेट होंगे, हर दिन के हिसाब से 100 रुपए आपको देंगे। ये 100 रुपए बैंक द्वारा दिया जाएगा जो आरबीआई की तरफ से लागू की गई है। जी हाँ, इस चीज को आप नोट कर लें कि अगर 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तो 5 दिन बाद जितने दिन लेट होंगे पैसे आने में, हर दिन 100 रुपए करके आपके अकाउंट में पैसे आपको देने होंगे। अगर आपको पैसे नहीं देता है बैंक की तरफ से तो आप इसके लिए शिकायत कर सकते हैं, जो आपको वेबसाइट अभी बताया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में बहुत बड़ा रेल हादसा टला है। जम्मू गुवाहाटी जा रही लोहिया एक्सप्रेस ट्रेन की यकसेल टूटने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इससे कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति में बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आपको बता दें कि कटिहार में एक बड़ा रेल हादसा टला है। जनरल बोगी के यकसेल बॉक्स के पहिया का कप टूट गया था, जहाँ कुछ समय के लिए बोगी में अफरा तफरी का माहौल रहा। जहाँ शुक्र है कि व्हील का एक्सेल बॉक्स का कप टूट जाने के बाद भी किसी भी यात्री को खरोच तक नहीं आई। दोस्तों लैंड फॉर जॉब मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई नई बात नहीं है, ये सब कुछ तो होते रहता है पहले से भी और आगे भी होगा, ये नई बात नहीं है। जहाँ आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात है क्या? ये सब तो पुरानी वाली बात है, ये तो होते ही रहता है। ये ना पहला है और ना ही अंतिम है। वही महिला आरक्षण बिल को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कानून लागू कब होगा, इसका जवाब किसी के पास है क्या? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो चाहते हैं कि आरक्षण को 33% नहीं बल्कि 50% कर दीजिए। वहीं पर तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव भी जमानत पर हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में उनकी पत्नी और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और फिर अन्य रेलवे अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। जब मामले की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने इस कथित घोटाले में इसी साल लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को दिल्ली की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान जांच एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को बताया था कि महिर कपूर, मनोज पांडे और फिर पीएल बनकर के संबंध में ये मंजूरी सख्त में अधिकारियों से ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने इससे जुड़े हुए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेकर के आरोप पत्र को लेकर के कोई भी फैसला लेने तक मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया था। आपको बता दें कि कथित घोटाले के मामले में जांच एजेंसी की ओर से दाखिल किए गए पहले आरोप पत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल नहीं था। जब सीबीआई ने अपने दूसरे आरोप पत्र में तेजस्वी का भी नाम जोड़ा था। इस तरह एजेंसी ने अब तक लालू परिवार समेत कुल 14 लोगों के नामों का आरोप पत्र में दाखिल किया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश समेत बिहार में साइबर अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। जब बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन साइबर अपराधी इसमें काले कारनामे को अंजाम नहीं देते हो। इसी कड़ी में अभी एक ताज़ा मामला सहरसा से निकल करके सामने आ रहा है, जहां साइबर अपराधियों ने जदयू नेता को हजारों का चूना लगाया है। दरअसल सहरसा के नया बाजार निवासी और फिर बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी के जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी जीवन कुमार वर्मा को ऑनलाइन खाना बुकिंग काफ़ी महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने करीब 45,000 रुपये ठगी कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट साइबर थाना में आवेदन देकर के दर्ज कराया है। जब पीड़ित ने बताया है कि उन्होंने जोमेटो पर ऑनलाइन खाना बुक कराया था। जब पहली बार बुकिंग करने के बाद खाना नहीं मिला, जब अतिथि रहने के कारण तुरंत दोबारा ऑर्डर बुक कर लिया तो फिर खाना पहुंच गया। जब पीड़ित ने बताया है कि 145 रुपये का खाना था जो ऑफर के कारण 105 रुपये का था। उन्होंने बताया है कि पहली बार ऑर्डर वाला खाना नहीं मिला, लेकिन पैसा कट गया था, जिसके कारण खाना पहुंचाने वाले होटल कर्मी से जानकारी लिया गया। तो फिर उन्होंने बताया है कि आपने जोमेटो पर ऑर्डर दिया है, इसीलिए वहां संपर्क करें। जिसके बाद गूगल पर कंपनी का संपर्क नंबर ढूंढ करके बातचीत किया। बातचीत के दौरान ही एक व्यक्ति ने कहा है कि सीनियर से बात कीजिए। उसके बाद इस कथित सीनियर से बातचीत करने के दौरान उसने बताया है कि एक ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें जानकारी देते हुए खाते से 3 बार
में 45,255 रुपये निकासी कर लिए। आपको बता दें कि गूगल पर किसी मोबाइल फ़ोन नंबर सर्च करने के बाद उससे बातचीत करने के दौरान साइबर ठगी का मामला पहले भी सामने आ चुका है, जब पुलिस और साइबर सेल की तरफ से लगातार इसको लेकर के अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के खान सर की लोकप्रियता अब सिर्फ पटना और बिहार तक ही सीमित नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के अपने अनूठे शैली यानी कि अपने अनोखे अंदाज के कारण आज देश भर में जाना पहचाना नाम है। जब कुछ माह पहले वे सोनी टीवी पर कपिल शर्मा शो पर में नजर आए थे, जब अब खान सर अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर गेस्ट के रूप में हॉट सीट पर नजर आएंगे। वहीं उनके साथ यूट्यूब के लोकप्रिय कलाकार जाकिर खान भी नजर आएंगे। सोनी टीवी इस एपिसोड का एक टीजर भी जारी किया है जिसमें दोनों गेस्ट अमिताभ बच्चन के सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे। केबीसी में खान सर ये बताएंगे कि उन्हें अपनी कोचिंग बंद करने और फिर दूसरे जगह पढ़ाने के लिए 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इस दौरान खान सर ये भी बताते हैं कि उन्हें ये ऑफर ठुकरा करके सबसे अच्छा काम किया है। वहीं अमिताभ बच्चन भी ये बात सुनकर के हैरान नजर आ रहे हैं। दरअसल केबीसी के मौजूदा सीजन में हर सोमवार को एक शानदार सोमवार के नाम से एक विशेष एपिसोड प्रसारित किया जाता है, जिसमें कुछ चुने हुए गेस्ट को हॉट सीट पर केबीसी खेलने के लिए बुलाया जाता है। इसी शानदार सोमवार के इस बार बतौर गेस्ट के रूप में पटना के खान सर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी बतौर गेस्ट केबीसी में शामिल हो चुके हैं, जहां उन्होंने 50 लाख रुपए की राशि जीती थी। हाल के दिनों में खान सर राखी पर हुए आयोजन को लेकर के चर्चा में रही है, जहां उन्होंने अपनी कलाई पर 6000 से अधिक राखियां बंधवाई थी, जिसे एक बड़ा रिकॉर्ड बताया था। दोस्तों बिहार के सुपौल में एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे को झाड़ी में फेंक करके प्रेमी के साथ फरार हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के सुपौल में अवैध रिश्तों को कायम रखने के लिए एक मां ने ममता को कलंकित कर दिया है। पति की गैर मौजूदगी में उसने अपने देवर से संबंध बनाया और फिर 4 महीने की दूध पीती बच्ची जब उसमें बाधा बनी तो उसे गांव की झाड़ियों में फेंक करके प्रेमी संग फरार हो गई। जब पुलिस ने बच्ची को अपनी कस्टडी में लेकर के चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया है। यह मामला बिहार के सुपौल की रतनपुर थाना के अंतर्गत भगवानपुर पंचायत के एक गाँव की है। इस घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ महिलाएं खेत में काम करने गई थी। इस दौरान झाड़ी से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जाकर के सबने देखा तो फिर एक मासूम सी बच्ची छटपटा करके रोए जा रही थी। तुरंत ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और फिर मौके पर भीड़ लग गई। जब बच्चे की पहचान गांव के ही धीरेन्द्र सदा की बेटी के रूप में हुई है, जो बाहर रह करके मजदूरी करता है। उसकी पत्नी गाँव में रहती थी। ग्रामीणों की सूचना पर रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर सबसे पहले बच्ची को लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान पता चला है कि धीरेन्द्र सदा की पत्नी सुनीता और उसका भाई सुभाष सदा फरार है। ग्रामीणों ने बताया है कि पति के नहीं रहने पर सुनीता सुभाष के साथ रहती थी। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था, इसलिए भाग गए। गांव की महिला वीना देवी ने बताया है कि बच्ची भीग गई थी जब उसके शरीर पर चींटियां चल रही थी और फिर कीड़े मकोड़े ने घेर लिया था। जब तुरंत बच्चे को उठा करके गाँव में लाया गया और फिर सफाई करके उसे दूध पिलाया गया, तब जाकर के रोना बंद किया। जब वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। जब पुलिस की सूचना पर बाल कल्याण समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। जब मेडिकल जांच के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया। जब देखभाल के लिए उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया, जब बच्ची का इलाज चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में अगले माह से गैस पर खाना बनाया जाएगा, या गैस चूल्हा पर खाना बनाया जाएगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। जब अक्टूबर महीने में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक गैस चूल्हा पहुंचा दिया जाएगा। अब तक पोषाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोषाहार देने के लिए केंद्रों में लकड़ी का उपयोग होता था। जब सरकार के निर्णय के बाद विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर जिलों से रिपोर्ट मांगी है, ताकि कनेक्शन कैसे और फिर किसके नाम पर दिया जाए, इसको लेकर के विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र पर भोजन तैयार करने के लिए सेविका सहायिका द्वारा जलावन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी पर खाना बनाने से आंगनबाड़ी केंद्र पर धुआं फैलता है। इस कारण बच्चों एवं सेविका सहायिका का स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। प्रदूषण भी फैलता है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र पर एलपीजी की सुविधा देने की योजना बनाई गई है। जहाँ सभी केंद्र पर 2 गैस सिलेंडर चूल्हा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 74 करोड़
75,58,000 रुपये स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने इस संबंध में कहा है कि अगले माह से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2-2 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जब विभाग के स्तर पर अगले 2 दिनों के भीतर प्रारूप तैयार हो जाएगा, जिसमें सिलेंडर किसके नाम पर होगा, रिफिलिंग करने की व्यवस्था और फिर जहाँ भी केंद्र का संचालन किराए के मकान में होता है वहाँ सिलेंडर कैसे सुरक्षित रहे, इसको लेकर के जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल अधिकारियों, ग्राउंड स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों को शुक्रवार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता का श्रेय आप सभी को जाता है। पीएम मोदी ने कहा है कि G20 का सफल आयोजन हुआ है, देश का नाम रोशन हुआ है, आप सब ने मिलकर के देश का नाम रोशन किया है। यह चारों तरफ से तारीफ सुनने को मिल रही है। इसके पीछे जिनका पुरुषार्थ है और जिन्होंने दिन रात इसमें खपाए हैं और जिनके कारण ये सफलता प्राप्त हुआ है वह है आप सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप में से ज़्यादातर वे लोग होंगे जिन्हें इससे पहले इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का अवसर नहीं मिल पाया था। आपको आयोजन की कल्पना भी करनी थी और समस्याओं के विषय में भी सोचना था। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मजदूर हैं और आज कार्यक्रम भी मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूँ, आप थोड़े छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। आपने भी देखा होगा और आपको इस मेहनत का आनंद भी आया होगा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल अधिकारियों, ग्राउंड स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप जब से इस कार्यक्रम में जुड़े थे तब से लेकर के जो भी हुआ, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर दें, लिख दें और फिर कोई वेबसाइट तैयार करें जिसमें आपके काम, आपके अनुभव को रिकॉर्ड किया जाए, भविष्य में कार्य के लिए इससे एक अच्छी गाइडलाइन तैयार हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सबसे हाईटेक सड़क पटना के अटल पथ पर तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाजाही के बीच फुटपाथ पर कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्गों को देख करके आप सहज ठहर जाएंगे। अटल पथ के फुटपाथ पर बैठ करके बच्चों को पढ़ाते शिक्षक BSNL के रिटायर्ड अफसर हैं। जब पटना के अमन सिंह ने बताया है कि उन्हें राह चलते एक लड़की मिली थी जो बैलून बेचा करती थी। जब उसे पढ़ाने की इच्छा थी तो फिर एक दिन पढ़ाया था। जब उसके बाद वे लड़की रोजाना आने लगी। जब वे अपने साथ 3-4 और लड़की को भी लेकर के आने लगी और फिर ये संख्या एक एक करके बढ़ती चली गई। जब उन्होंने बताया है कि यहाँ पर करीब 117 छात्राएं समय समय पर आ चुकी है और इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्ले स्कूल के हैं। जहाँ 8वीं के छात्र मोहम्मद चांद ने बताया है कि वे 2 साल से रोजाना शाम में 1 घंटा अमन से पढ़ाते हैं। उसे आर्टिक्योलॉजिस्ट बनना है। वो बताते हैं कि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आज इनकी टीम में कुल 8 शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक तो अभी खुद भी पढ़ रहे हैं और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ANM की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई है। जब बिहार में 10,000 ANM की नियुक्ति अब केवल काउंसलिंग के आधार पर नहीं होगी, बल्कि इससे पहले उसके लिए कंप्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा भी ली जाएगी। जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अब 2 चरणों में पूरी होगी। जब प्रथम चरण में प्रतियोगिता परीक्षा और फिर द्वितीय चरण में काउंसलिंग होगी। जब प्रथम चरण में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाई अंक नहीं मिलेगा, जहां उनको नियुक्ति के द्वितीय चरण में आयोजित काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जब काउंसलिंग में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 60% अंक मिलेगा। इसके लिए अंकों का निर्धारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक को 0.6 से गुना करके दिखाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से MBBS की पढ़ाई करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जहाँ इन कॉलेजों में दाखिला के लिए बच्चों को नीट की परीक्षा में अव्वल आना होता है। ये परीक्षा कुल 720 नंबर की होती है। जब उत्तर भारत खास करके हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों को ठीक ठाक सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के लिए कम से कम 620 से 650 नंबर लाने होते हैं। या दूसरी तरफ देश के कुछ विकसित राज्य हैं जहाँ मेडिकल की पढ़ाई इन उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में काफ़ी आसान है। दोस्तों बात करते हैं कि जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की कल पटना कोर्ट में पेशी हुई। जी हाँ, इस दौरान करीब 6 महीने बाद पहली बार मनीष कश्यप ने चुप्पी तोड़ते हुए लालू यादव परिवार पर भड़ास निकाली और कहा है कि मैं फौजी का बेटा हूं, चारा चोर का नहीं। इन लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। ये हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथों लगी है। जब मेरे दादा चीन से युद्ध लड़े, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध लड़े। मनीष कश्यप ने जेल प्रशासन पर भी भड़ास निकालते हुए कहा कि मैं 6 महीने से चुप रहा। जब कोर्ट आता था और फिर चुपचाप जेल वापस चला जाता था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। अब तो हद हो गई है, मुझे गंजेरी नशेरी के बीच में बैठा दिया जाता है।
या वे लोग मेरे मुंह पर फूंकते हैं, मेरा सिर दर्द होने लगता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। मनीष कश्यप ने कहा है कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे सरकार चलती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे झुकाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं फौजी का बेटा हूँ, चारा चोर का नहीं। इन लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। ये हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथ लगी है। मेरे दादा चीन से युद्ध लड़े, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध लड़े। इस दौरान मनीष कश्यप अपनी माँ से भी मिले और गले लगते हुए भावुक हो गए और कहा कि मर जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं। जिस दिन जेल से निकलूंगा उस दिन लाखों माँ के आंखों के आंसू पूछूंगा। मनीष कश्यप ने आगे कहा है कि मुझे पता है कि बोलने पर मेरे खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, जब फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। एक दिन हमारी भी सरकार बनेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पति की गैर मौजूदगी में बॉयफ्रेंड को घंटों कॉल करती थी बीवी और मौका पाते ही फरार हो गई। जी हाँ, आपको बता दो कि शादी के बाद जब तनु ससुराल आई थी तो फिर किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि 10 साल बाद ऐसा कुछ होगा जिससे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। 10 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस दौरान तनु को 2 बेटियां भी हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुन करके और फिर जान करके हर कोई हैरान रह गया। जहाँ 2 बच्चों के साथ महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जहाँ वो भी शादी के 10 साल बाद। जहाँ प्रेम प्रसंग में विवाहिता के प्रेमी संग भागने का मामला पटना से सटे दानापुर नेवरा का है, जहाँ से 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ समाज की परवाह किए बगैर शादी के बंधन को तोड़ करके फरार हो गई। जब पत्नी की फरार होने के बाद अब पति इस मामले में पुलिस के पास गुहार लगा रहा है, जब पीड़ित ने एसएसपी पटना के पास अपनी पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बटोरती है। जब बिहार के अलग अलग जिलों से आए दिन अस्पतालों की ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात को बयां करने के लिए काफ़ी होती है। डिप्टी सीएम के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का दावा करते नहीं थकते हैं, लेकिन उनके दावों की यह जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यह दरभंगा में स्थित डीएमसीएच से आई तस्वीर सच्चाई बता रही है। दरअसल उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग जनरेटर कंपनी के कर्मी के हड़ताल पर चले जाने के कारण अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। जब मरीज और उनके परिवार वालों के साथ साथ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी डीएमसीएच के गहन चिकित्सा कक्ष विभाग में भर्ती मरीज और फिर उनके परिवार वालों को हो रही है, जिस कारण अस्पताल के आईसीयू में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ डीएमसीएच के आउटसोर्सिंग जनरेटर कंपनी के कर्मी अपने वेतन की मांग को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण पूरे डीएमसीएच की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। शुक्रवार की दोपहर अचानक बिजली गुल हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद लोग जनरेटर चलने का इंतजार करने लगे, लेकिन जब 1 घंटा से ऊपर हो गया तब लोगों को पता चला कि जनरेटर कर्मी हड़ताल पर हैं, जिस वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। जनरेटर कर्मी हड़ताल पर चले जाने के कारण डीएमसीएच के मेडिसिन, गायनिक, सर्जरी, ऑर्थो, शिशु रोग विभाग सहित कई विभाग और इनके आईसीयू में अंधेरा की स्थिति बना हुआ था, जब पूरा आईसीयू मोबाइल की रोशनी में चल रहा था। जब मोबाइल की रोशनी पर डॉक्टर मरीजों को सुई लगाते दिखे। आपको बता दूं कि आईसीयू की पूरा सिस्टम बिजली से ही चलता है, जैसे में पावर कट हो जाने से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, बात करते हैं कि जमीन फॉर जॉब मामले में दिल्ली की सरोज एवेन्यू कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को समन जारी करके 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। इस मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीबीआई को इतने पुख्ता सबूत दिए हैं कि तेजस्वी यादव का बचना मुश्किल है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 17 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर होने के बाद उन्हें अब इधर उधर की बात करने के बजाय सभी मुद्दों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इस मामले में लालू प्रसाद यादव पुत्र तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पुत्र हेमा यादव और फिर अन्य आरोपियों के विरुद्ध इतने पुख्ता सबूत दिए हैं, सीबीआई को उपलब्ध करा चुके हैं कि इनमें से कोई सजा पाने से बच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बताएं कि वे दिल्ली की फ्रंट कॉलोनी में 150 करोड़ के बंगले के मालिक कैसे बन गए। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद के इशारों पर जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई उनकी जमीन AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ली गई। आपको बता दें कि करोड़ों की इस कंपनी को तेजस्वी यादव ने मात्र 4 लाख में खरीद लिया। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव का खुला ऑफर था कि जमीन दो, नौकरी लो। इसी झांसे में आकर के रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए
कई लोगों को नौकरी दी जमीन के बदले। दोस्तों बात करते हैं कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने सहित अन्य मामलों को लेकर के जेल में है। वहीं शुक्रवार को पटना के कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप जमकर बिहार सरकार और सिस्टम और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला। मनीष कश्यप ने कहा है कि जेल का सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, हम तंग आ गए हैं। एक कैदी गाड़ी में 60 से 65 लोगों को ठूस ठूस करके भेजा जाता है। हाजत में गांजा और स्मैक लोग पीते हैं, हम जब मना करते हैं तो फिर मुंह पर धुआं छोड़ते हैं। ये स्थिति जेल की बनी हुई है। जहाँ जेल और फिर हाजत में इस तरीके की स्थिति बनी है तो फिर लोग क्या करेंगे। हम नशा विरोधी काम सभी दिन करते आए हैं, लेकिन आज नशे के बीच में हमको रहना पड़ रहा है। मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर बिहार सरकार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मनीष कश्यप ने कहा है कि हम जानते हैं कि इतने बोलने पर हम पर एक बार फिर से केस दर्ज होगा, लेकिन हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं। हम अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखेंगे और फिर अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के बक्सर से सामने आ रही है, जहां फैलेरिया की दवा खाने के बाद करीब 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हरकत मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालात स्थिर है। बताया जाता है कि बक्सर के इटारी गाँव में फैलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत बच्चों को जो दवा खिलाई गई थी, जिसके थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, चक्कर और फिर बेहोशी की शिकायत के बाद परिवार वालों में हरकत मच गया, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार आशा कार्यकर्ता ने बच्चों को खाली पेट फैलेरिया की दवा खिला दी थी, जिसके कारण बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल सभी बच्चे ठीक बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि सभी बच्चों की स्थिति अब ठीक है। खाली पेट खाने से दवा रिएक्शन कर गया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।